हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुहानी मित्तल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द लॉस्ट स्प्रिंग। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हम साहिब आलम के बारे में पढ़ेंगे एंड पार्ट 2 में हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ही जो बच्चे हैं ये सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो कि है साहिब आलम के बारे में। साहिब आलम सीमापुरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है और ये रैग पिकर हैं। रैग पिकर होते हैं जो कूड़ा बीनते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स जो कि इस कॉलोनी को बिलोंग करते हैं, वो सब कूड़े में से ऐसा सामान ढूंढते हैं जो या तो वो आगे जाके सेल कर सके या उनको कभी कभी इस कूड़े में पैसे भी मिल जाते हैं। तो हम देखेंगे एक दिन क्या होता है, जो हमारी ऑथर हैं, जो हमारी नरेटर हैं, वो साहिब आलम से मिलती हैं। तो वो उनके बारे में लिख रही हैं, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में सब कुछ लिखती हैं। अब हम जानते हैं कि ऑथर ने क्या नोटिस किया है, क्या चीज़ें देखी हैं साहिब से मिलने के बाद। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अब जो ऑथर है वो साहिब से पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो, क्योंकि वो उनको रोज़ सुबह देख रही हैं गार्बेज डम्प्स में कुछ ढूंढते हुए। ऐसा लगता है जैसे वो गोल्ड ढूंढ रहे हैं और वो गोल्ड उनके लिए इसलिए भी कहा गया है रैग पिकर्स के लिए क्योंकि वही उनकी अर्निंग का सोर्स है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। वो क्या है, वो पहले ढाका में रहते थे जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। पहले वो वहाँ पे रहते थे लेकिन अब वो वहाँ से शिफ्ट होकर दिल्ली में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको ऐसा रीज़न बताया है कि वो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म्स वगैरह आए हैं जिसकी वजह से उनका घर वहाँ से उड़ गया है। That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives। इसीलिए वो वहाँ से छोड़कर आ गए हैं और अब वो यहाँ पर पैसे ढूंढते हैं जहाँ पे अब वो रह रहे हैं, मतलब दिल्ली के सीमापुरी डिस्ट्रिक्ट में। I have nothing else to do, he mutters looking away। क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। साहिब ये सब कुछ बोलता है धीरे धीरे, मटर्स धीरे धीरे बोल रहा है और इधर उधर देख के बोल रहा है क्योंकि वो गार्बेज में उस समय ढूंढ रहा है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। अब जो नरेटर हैं, जो ऑथर हैं, वो कहती हैं कि तो स्कूल चले जाओ। तो अब वो, लेकिन उनको एकदम रियलाइज़ होता है कि मैंने इससे कितनी खोखली बात कह दी है क्योंकि इसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है और मैं इससे ये कहूँ कि तुम स्कूल चले जाओ। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे आसपास नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे तो मैं चला जाया करूँगा। साहिब कहता है इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग। अब जो ऑथर हैं वो कहती हैं अच्छा अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूँ तो तुम आओगे? अब वो तो मजाक कर रही थी लेकिन उस बॉय ने उसको बहुत सीरियस ले लिया। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अब वो बहुत बड़ी सी स्माइल देके कहता है कि हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? अब वो कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर जो मेरे ऑथर हैं उनको वापस देखकर साहिब भगा भागा आता है कि स्कूल बन गया क्या? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant। एक स्कूल बनने में टाइम लगता है, ऑथर ये कह देती हैं, लेकिन वो एम्बैरेस्ड है क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो वादा कर दिया है वो पूरा नहीं कर सकती क्योंकि ऑथर इतनी भी अमीर नहीं है कि वो स्कूल खोल ले और स्कूल बनने में बहुत टाइम भी लगता है। और तो उन्होंने एक झूठा वादा उस बच्चे से कर दिया है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन जैसे मैंने इससे प्रॉमिस किया है, इस वर्ल्ड में इस बच्चे से बहुत लोग ऐसे प्रॉमिस करते होंगे जो कि सच नहीं हो सकता। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम, ही अनाउंसेस। अब जो ऑथर हैं उनको उस बच्चे का नाम नहीं पता है, हमें पता है लेकिन उन ऑथर को उस बच्चे का नाम नहीं पता है। वो उससे बहुत टाइम बाद जब उससे बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाती है तो उससे नाम पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बच्चा बताता है साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। अब उस बच्चे को इस नाम का मतलब नहीं पता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अब जो उस बच्चे के नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे संसार का जो लॉर्ड है, जो राजा है, अगर उस बच्चे को उसका मतलब पता चल गया तो वो उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा इतना गरीब है, जब वो रैग पिकिंग पर सर्वाइव कर रहा है और उसको आप ये कहो कि तुम्हारे नाम का मतलब पूरे संसार का राजा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिलीव।
क्योंकि वो तो मान ही नहीं पा रहा, वो बेचारा अच्छे से कमा नहीं पा रहा, वो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, और आप उसको पूरे संसार का लॉर्ड बता दें, उसके नाम का मतलब तो यही है, तो वो बच्चा ऑफकोर्स बिलीव नहीं कर पाएगा। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. उसको अपने नाम का मतलब भी नहीं पता है, और उसके नाम से कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, वो स्ट्रीट्स में अपने दोस्तों के साथ बस घूमता रहता है, कभी ढूंढने के लिए गार्बेज में कुछ मिल जाए। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और ये लोग चप्पल जूते कुछ नहीं पहनते, नंगे पैर घूमते हैं, और ये मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सुबह में आते हैं गार्बेज में बीनने कि कुछ मिल जाए, और दोपहर में ये लोग गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, बहुत टाइम जब बीत गया तो मैं इन सबको पहचान गई थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, जो ऑथर हैं वो पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। अब एक बच्चा उनमें से कहता है कि मेरी मम्मी ने वो शेल्फ से उतारे ही नहीं है, इसलिए मैं पहनता नहीं हूँ। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर इसकी मम्मी ने उतार भी दिए ना चप्पल शेल्फ से, ये तब भी नहीं पहनेगा, ये दूसरा बच्चा बोलता है। एज अनदर वन हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, और वो बच्चा ऐसे शूज़ पहन रखे हैं उसने जो कि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अब जब वो ऑथर जो है वो बोलती है कि तुम्हारे दोनों शूज़ अलग अलग हैं, तो वो अपने पैर को छुपा लेता है, शफल करता है और कुछ नहीं बोलता है, बस छुपाने की कोशिश करता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब जो तीसरा बॉय है वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए। उस बच्चे को कभी भी अपनी ज़िंदगी में, मतलब जितना वो जी लिया है उसमें कभी भी उसके पास एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं रहे हैं। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब जब भी ये ऑथर देखती हैं, आसपास देखती हैं कि लोग नंगे पैर घूम रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये नहीं मानते कि हमारे पास पैसे नहीं है जूते खरीदने के लिए। ये लोग ये कहते हैं कि हमारा यहाँ का ट्रेडिशन है, मतलब हम लोगों का कल्चर है ऐसा कि हम जूते या चप्पल नहीं पहनते हैं और हम बेयरफुट ही घूमते हैं। लेकिन जो ऑथर हैं वो ये चीज़ सोचती हैं कि शायद ही इनका बस एक एक्सक्यूज़ है अपनी पॉवर्टी को, अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। इन लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं कि ये जूते चप्पल खरीद सकें। I remember a story a man from उदुपी once told me. जो ऑथर है वो कहती है मुझे याद है एक मैन फ्रॉम उदुपी, मतलब एक उदुपी से एक इंसान ने मुझे बताई थी, एक मैन ने मुझे बताया था। As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. जब वो एक छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है, उसके जो पापा हैं वो प्रीस्ट हैं, मतलब पुजारी हैं एक टेंपल में, और वो उस टेंपल के बाहर रुकता वो बच्चा, और वहाँ पर बस उन भगवान जी से ये मांगता कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएं। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his प्रेयर। अब जब वो 30 साल बाद उसी टाउन में जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ की सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और अब वहाँ पे बहुत सारे लोग भी नहीं रहते हैं। बैकयार्ड में एक नया प्रीस्ट, एक नया पुजारी आ गया है और वहाँ पर रेड और वाइट कलर की चेयर्स पड़ी हैं और वहाँ पे एक बच्चा आता है भागा भागा और उसकी थोड़ी सांस फूल रही है और वो अपने बैग को फोल्डिंग बेड पर पटकता है और वो उस बॉयज़ के पैर में शूज़ देख रही हैं। उसको देखकर उन्हें वो बच्चा याद आ जाता है जो 30 साल पहले मंदिर में शूज़ के लिए प्रार्थना करता था। तो वो क्या सोच रही हैं कि शायद भगवान जी ने इन प्रीस्ट के बच्चों की सुन ली है और आज इनके पास भी पहनने के लिए शूज़ हैं। तो द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जो गॉडेस हैं इन्होंने इन बच्चों की बात मान ली है, इन प्रीस्ट के बच्चों की, कि आज इन पे इतना पैसा है कि इनके बच्चे शूज़ पहनना अफोर्ड कर सकते हैं। Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless.
अब जो यंग बॉयज़ हैं, जो प्रीस्ट के बच्चे हैं, वो तो शूज़ पहन पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जैसे कि जो रैग पिकर्स, जो साहिब आलम और उसके दोस्त हैं, ऐसे बच्चे अभी भी शूलेस घूम रहे हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metamorphically. अब क्या है, यहाँ पे जो सीमापुरी है, अब प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट क्यों कहा गया है? क्योंकि दिल्ली के चकाचौंध से ये जो सीमापुरी डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत दूर है। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली को हम ये मानते हैं कि एक अच्छा शहर है, बहुत डेवलप्ड है और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर अमीर होते हैं, लेकिन सीमापुरी एक ऐसी जगह है, दिल्ली में ही है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गरीबी को फेस कर रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है तो दिल्ली में ही, लेकिन दिल्ली की चकाचौंध से ये सीमापुरी डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर है। Those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971. यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, उन्हीं में से एक है साहिब की फैमिली। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। सीमा पहले भी बेकार था, मतलब वहाँ पे ऐसे ही गंदगी में लोग रहते थे, अब भी है, लेकिन अब ये खाली नहीं है, अब इसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. यहाँ पर structures of mud मतलब जो घर हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं, roofs जो हैं वो टिन की बनी हुई है, मतलब इनके कच्चे घर हैं, पक्का घर किसी का नहीं है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ पे सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है और पानी भी हर वक्त नहीं आता है। और यहाँ पे कितने रैग पिकर्स रहते हैं? 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पे रह रहे हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. वो यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है और ना ये किसी की परमिशन से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड्स हैं जिनकी वजह से इनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाता है और उसकी वजह से ये ग्रेन्स भी खरीद पाते हैं। लेकिन ये जो राशन कार्ड है ना, ये लोगों की जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बस एक ट्रिक है, क्योंकि ये लोग इनको राशन कार्ड देते हैं तो जो सीमापुरी के लोग हैं वो उन्हीं लोगों को वोट देते हैं। तो ये इनकी ट्रिक है कि इनको राशन कार्ड दो, ये हमें वोट देंगे। तो पॉलिटिशियंस इनको राशन कार्ड भी इसलिए दे रहे हैं ताकि वोटर्स लिस्ट पे इनका नाम आ सके, क्योंकि वोटर्स लिस्ट पे नाम लाने के लिए आपको एक आइडेंटिटी चाहिए। ये लोग इतने गरीब हैं कि ये लोग आधार कार्ड पे तो ध्यान देंगे ही नहीं, तो इन लोगों को राशन कार्ड्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस ही प्रोवाइड करा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमें वोट देना, हम आपको राशन कार्ड देंगे। अब ये लोग तो गरीब हैं, ये लोग राशन के चक्कर में कि हाँ हमें ग्रेन्स मिलेंगे, ये लोग कुछ नहीं कहते और उस राशन कार्ड को रख लेते हैं और उसी पॉलिटिशियन को वोट कर देते हैं जिन्होंने इनको राशन कार्ड दिलाया है। तो ये पॉलिटिशियंस की बस एक ट्रिक है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. फूड हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है एक आइडेंटिटी से, मतलब हमें आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, हमें फूड ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर पूरे दिन के एंड में हम लोग अपना मतलब हमारे पेट के दर्द के बिना सो जाएं, मतलब पेट भर के सो जाएं, तो वो हमारे लिए बहुत बेटर है उस बांग्लादेश वाली लाइफ से जहाँ पे हमें ग्रेन भी नहीं मिलते थे, मतलब वहाँ पे हम फसलें भी नहीं उगा पाते थे ढंग से। तो अगर हम यहाँ पर आकर एक बार पेट भर कर बिना पेट दर्द के रात को सो भी जाएं तो वो हमारे लिए बहुत बेटर लाइफ है। Says a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. ये कौन कह रहा है? ये वहाँ की औरतें कह रही हैं जो कि थोड़ी फटी पुरानी साड़ी में ड्रेप हुई हुई हैं, और वो जब ऑथर उनसे पूछती है ना कि आप इतने ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स क्यों छोड़ के आए बांग्लादेश के यहाँ पे रहने, यहाँ पे गंदगी में रहने, तब वो कह रही हैं ये सब कुछ कि हम रात को एक बार पेट भर के सो सके तो हमारे लिए बेटर लाइफ है उस लाइफ से जहाँ पे हम ग्रेन भी नहीं उगा पा रहे थे। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. जहाँ पे वो खाना मिलता है वहीं पे ही अपना टेंट घुसा लेते हैं, मतलब वहीं पे अपने टेंट लगा लेते हैं जहाँ पे भी उन्हें खाना मिल रहा है। चिल्ड्रन वहीं पे बड़े होते हैं और इन लोगों की एक ही लाइफ है आगे जाके, दैट इज़ रैग पिकिंग। ये एक ही काम कर सकते हैं रैग पिकिंग का। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट
Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. बहुत टाइम से ये लोग यही काम कर रहे हैं. उनके लिए गार्बेज गोल्ड है. क्यों? क्योंकि उनके लिए एक मात्र सहारा है सर्वाइवल के लिए. वो लोग और कुछ नहीं कर सकते. तो गार्बेज उनके लिए गोल्ड है. कभी कभी उनको सामान मिल जाता है ऐसा जो यूज़फुल होता है, कभी कभी पैसे मिल जाते हैं, तो वो उन लोगों के लिए सोने के बराबर है. और वो उनकी डेली ब्रेड है और उनको रूफ दे रही है. चाहे वो छत लीक कर रही हो, लेकिन उनके लिए वो भी बड़ी बात है कि उनको छत मिल रही है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब says, साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे रुपी मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. His eyes lightening up, और उसकी आइज़ ये बात बोलते हुए बहुत लाइटनिंग कर रही हैं, मतलब बहुत चमक रही हैं, क्योंकि उसके लिए वही सबसे बड़ी खुशी है कि उसको 10 रुपये का नोट उसमें मिल जाए. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. जब एक सिक्का मिल जाता है ना उन्हें गार्बेज में, तो उनकी होप बढ़ जाती है कि शायद और कुछ मिल जाए और कुछ मिल जाए. तो वो अपने खोजने को रोकते नहीं हैं, क्योंकि जब हमें उम्मीद मिल जाती है तो हम आगे और चलते हैं. तो वैसे ही जब उन्हें उम्मीद मिल जाती है, एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, तो वो और खोजते हैं कि शायद और कुछ भी मिल जाए, सिक्का मिल जाए, पैसे मिल जाए, कोई नोट मिल जाए. तो वो इस चीज़ की उम्मीद में और खोजते हैं. ऐसा लगता है कि ये इन बच्चों के लिए जो रैक पिकिंग है वो उनके पेरेंट्स से बहुत अलग है. इन बच्चों के लिए वो 10 रुपये वो सिक्का बहुत मायने रखता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को क्या है कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल. जो बच्चे हैं उनके लिए रैप्ड इन वंडर बहुत अच्छा, मतलब जिसको हमारे डिलाइट, वो तो इस चीज़ में गिफ्ट्स ढूंढते हैं, लेकिन उनके जो एल्डर्स हैं वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब हम गुजारा कर सके इतना मिल जाए. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक दिन जो ऑथर हैं वो देखती हैं साहिब को कि वो फेंस्ड गेट के पास खड़े हैं जो उनके नेबरहुड में है, और वो 2 यंग मैन को देख रहे हैं जो कि वाइट में ड्रेस हुए हैं, वाइट कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, और वो टेनिस खेल रहे हैं. आई लाइक द गेम. अब जो साहिब है वो बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है और मैं तब अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता, जो गेट कीपर है ना वो मुझे जाने देता है. I like the game, he hums, content to watch. It is standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. तो वो बता रहा है जो गेटकीपर है ना वो मुझे यूज़ करने देता है स्विंग, और जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर भी जाता हूँ. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे हैं, लेकिन वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं उस शर्ट से जिसका रंग उड़ा हुआ है और शॉर्ट से. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. अब वो क्या बता रहे साहिब कि किसी ने दिए थे मुझे ये. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. तो क्या फैक्ट पता चल रहा है इससे कि ये जो है शूज़ किसी रिच बॉय ने फेंक दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था ऐसे शूज़ को पहनना जिसमें आगे एक होल हुआ हुआ है. डज़ नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये चीज़ साहिब को बॉदर नहीं कर रही थी कि उस शूज़ में छेद हुआ हुआ है. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. क्योंकि एक ऐसे बच्चे के लिए जो हमेशा नंगे पैर घूमा है, उसके लिए तो ये भी बड़ी बात है कि उसको शूज़ मिल जाएं, चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हुआ हो. बट द गेम, लेकिन जो वो गेम देख रहा है वो तो उसके आउट ऑफ रीच है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ शूज़ नहीं चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, और उसकी फैमिली कहाँ उसको रैक पिकिंग से अलाउ करेंगी कि वो टेनिस खेले. ना उसके पास पैसा है, ना उसकी फैमिली उसको इस चीज़ में सपोर्ट करेगी मे बी, और ना वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. अब एक दिन एक मॉर्निंग में जो ऑथर हैं वो देखती हैं कि साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड. अब मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो कि रोड की उधर साइड है. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. अब वो पॉइंट करके बता रहा है कि कहाँ पे है. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. मुझे उसके लिए 800 रुपये मिलते हैं और सारे वक्त का खाना मिलता है. डज यू लाइक द जॉब, आई आस्क. अच्छा तुम्हें जॉब पसंद है ये वाली.
हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। लेकिन जो ऑथर हैं वो देख रही हैं कि जो उसका फेस है साहिब का, ऑफ केयर फ्री लुक मतलब इधर उधर घूमने का, जिस पे केयर नहीं होती है, जो मज़े में रहता है, वो वाला लुक उसके फेस पर अब नहीं है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो स्टील का कैनिस्टर है ना, वो ज़्यादा हैवी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग से जो वो पहले कैरी करता था रैक पिकिंग के लिए। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। क्योंकि जो वो बैग था वो उसका खुद का था, उसको जो मिलेगा वो उसमें भर लेगा, वो उसका खुद का था, मतलब तब वो अपना खुद का मास्टर था। लेकिन अब जो वो स्टील का कैनिस्टर होल्ड कर रहा है वो किसी और का है, वो उसके मास्टर का है, अब वो किसी और के लिए काम कर रहा है। तो साहिब इस चीज़ में खुश नहीं है। पहले वो अपने लिए काम कर रहा था, वो अपना मास्टर था, तब वो खुश था क्योंकि वो केयर फ्री था, तब उसको टेंशन नहीं थी कि मुझे इतना करके देना है, इतना करके देना है। लेकिन अब उसको टेंशन है क्योंकि अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं है और जो भी वो सामान होल्ड कर रहा है वो किसी और का है। एंड दिस इज़ हाउ आवर स्टोरी एंड्स। अब हम इस चैप्टर का पार्ट 2 कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।